तो अब हम बात करने वाले हैं नया चैप्टर संघवाद फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है संघवाद क्या होता है। तो संघवाद का आपको मतलब पता ही है, जिसमें 3 स्तर की सरकार हो, 3 स्तर की सरकार। तो 3 स्तर कौन कौन से होंगे इसमें? पहला होगा हमारे पास केंद्र स्तर या सेंट्रल लेवल, दूसरा राज्य स्तर स्टेट लेवल, और तीसरा स्थानीय स्तर लोकल लेवल गवर्नमेंट होगी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि संघवाद की मुख्य विशेषता क्या होती है। संघवाद फेडरलिज्म इसे बोलते हैं। संघवाद की विशेषता, तो संघवाद की क्या विशेषताएं होती है? 2 या 3 स्तर की सरकार। दूसरी विशेषता होती है संविधान द्वारा सरकार का गठन। तीसरा होता है परिवर्तन करना या सहमति के आधार पर संविधान में परिवर्तन करना। अगला होता है वित्तीय स्वायत्तता, और अगला होता है दोहरा उद्देश्य या कह सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो संघवाद की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उसमें हमारे पास जो पहली विशेषता है वह है आपके पास संघवाद की जो पहली विशेषता है वह आपके पास 2 या 3 स्तर की सरकार, संविधान के द्वारा सरकार का गठन, सहमति के आधार पर संविधान में बदलाव करना, वित्तीय स्वायत्तता और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे कुछ चीज़ों को शामिल किया गया है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संघवाद की विशेषता क्या होती है? भारतीय संघवाद की विशेषताएं क्या क्या है? तो पहला है संविधान की सर्वोच्चता, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर संविधान सबसे ऊंचा होगा चाहे वो कोई भी हो। 3 स्तर की सरकार, यहाँ पर 3 स्तर की सरकार की स्थापना की गई है, सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल गवर्नमेंट। यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन 3 लिस्ट में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में जो न्यायपालिका है वो अपने काम काज के लिए स्वतंत्र है, और इसके पहले मैंने जो वीडियो डाली है उसमें इसके बारे में बता रखा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होती है क्या नहीं होती है। इसके साथ एक और होता है वो है लिखित संविधान। भारत का संविधान एक लिखित है और विश्व का सबसे लंबा संविधान है। ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं। यदि आप इसमें शामिल करना चाहें तो आप इसमें एक चीज़ और भी शामिल कर सकते हैं संघवाद के टॉपिक के अंदर। और वो है द्विसदनीय विधायिका। यहाँ पर जो विधायिका होगी वो 2 सदन की होगी। जैसे कि यदि हम विधायिका की बात करें
तो हमारे पास लोकसभा है और राज्यसभा है। यहाँ पर 2 सदन पाए जाते हैं और यही 2 सदनीय विधायिका की खास विशेषताएं देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन और भी आता है और वो क्वेश्चन आपके पास आता है एकात्मक सरकार की क्या विशेषताएं होती है। एकात्मक सरकार की विशेषता, यहाँ पर देखो आपको ना 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक संघात्मक विशेषता और एकात्मक विशेषता। मतलब फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में आपको डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो ये फेडरल सिस्टम हो गया। चौथा पॉइंट जो है, ये चौथा पॉइंट आपका है आपका एकात्मक यूनिटरी गवर्नमेंट या यूनिटरी संघवाद की विशेषता पर बात करता है। तो हम यदि बात करते हैं यूनिटरी सरकार या यूनिटरी संघवाद की विशेषता की बात करते हैं एकात्मक संघवाद की विशेषता पर, तो इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट शामिल किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर की सरकार, इसकी दूसरी विशेषता होती है संविधान, लिखित या अलिखित दोनों ही हो सकते हैं। और जो लिखित होता है वो है आपका फ्रांस और जो अलिखित है वो है ब्रिटेन। जो फ्रांस है वो एकात्मक संघवाद की विशेषता को प्रदर्शित करता है। अगला इसमें है शक्तियों का विभाजन, नहीं होता है, इसमें शक्ति बांटी नहीं जा सकती है। संविधान की सर्वोच्चता होता है, संविधान यहाँ पर ज़्यादा सर्वोच्च देखने को मिल सकता है। सर्वोच्च, संविधान की सर्वोच्चता है या नहीं, दोनों ही पाई जाती है। तो जहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है वो है जापान और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर ब्रिटेन। अगला है न्यायपालिका, स्वतंत्र है या नहीं, यहाँ पर दोनों ही स्थिति देखने को मिल जाती है। तो जहाँ पर स्वतंत्र है की यदि बात करते हैं वो भारत है और जहाँ पर स्वतंत्र नहीं है वो कोई और देश हो सकता है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। इसमें विधायिका द्विसदनीय या एक सदनीय, मतलब बाईकैमरल और यूनिकैमरल दोनों ही देखने को मिल जाती है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो संविधान होगी या संघात्मक यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं या यूनिटरी फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, तो इसकी जो विशेषता होती है वो होती है राष्ट्रीय स्तर की सरकार। मतलब यहाँ पर नेशनल लेवल गवर्नमेंट सरकार होगी और लिखित संविधान होगा या लिखित भी होगा, शक्तियों के विभाजन नहीं होगा, संविधान की सर्वोच्चता नहीं होगी, न्यायपालिका स्वतंत्र होगा भी या नहीं भी होगा, विधायिका द्विसदनीय या एक सदनीय होगा। ऐसी विशेषताएं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये है इसके संघवाद की विशेषताओं के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछने की संभावना होती है तो आराम से पूछ सकता है। इसमें आप चाहें तो कुछ और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसमें बोलें तो एकल संविधान और अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन उपबंध और सशक्त केंद्र के बारे में आप बात कर सकते हैं। ऐसे कुछ और भी पॉइंट है जो एकात्मक संविधान की विशेषता के बारे में बताता है। यहाँ पर थोड़ा और चलते हैं तो हमारे सपोर्ट में एक क्वेश्चन और भी आ रहा है, वो है भारतीय संविधान के क्या लक्षण हैं। तो पहला जो है वो है संविधान की सर्वोच्चता होती है और सभी संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं।
स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और सरकार तानाशाही नहीं हो सकती। भारत में 3 स्तर की सरकारें होंगी और संविधान संशोधन की प्रणाली को शामिल किया गया है। हम बात करते हैं, अभी जो हम बात कर रहे थे जिस टॉपिक पर, उसको लिख लेते हैं। भारतीय संविधान में एकात्मकता का लक्षण, या भारत के संविधान में जो यूनिटरी सिस्टम के बारे में जो बताया गया है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में आप क्या लिखेंगे। तो आपको पता है कि जब भी भारत में आपातकाल की स्थिति आ जाती है या फिर कुछ ऐसी स्थिति या परिस्थिति जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार ज़्यादा मजबूत हो जाता है, तो उसमें संविधान जो होता है वह पूरी तरह से एकात्मक हो जाता है, यूनिटरी हो जाती है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से ये यूनिटरी हो जाता है, तो वो है आपके पास सशक्त केंद्र। यहाँ पे केंद्र सरकार ज़्यादा सशक्त हो जाती है, मजबूत हो जाती है। जो राज्य होते हैं वह खत्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यदि एक बार कोई स्टेट भारत के संघ में शामिल हो जाता है तो वह अलग नहीं हो सकता है। भारत में लोगों को एकल संविधान का प्रावधान किया गया है। इसके साथ संविधान का लचीलापन, भारत का जो संविधान है वह लचीला पन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं सामान्य मुद्दों पर। लेकिन यदि कोई ज़रूरी मुद्दे हैं तो आपको उसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी होता है। अगला यहाँ पर है वह है आपातकालीन उपबंध। मतलब भारत में किसी आपातकालीन स्थिति या विशेष स्थिति में हम यहाँ पर आपातकाल लगा सकते हैं, ये हमारी विशेष परिस्थिति देखने को मिल जाती है। हमने एक और पढ़ी रखा है एकीकृत न्यायपालिका के बारे में। हमारे यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही प्रकार के आपके जुडिशरी सिस्टम पाई जाती है। सबसे ऊपर आपका है सुप्रीम कोर्ट और सबसे नीचे है आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिसे अधीनस्थ न्यायालय भी कहा जाता है। हमारे पास अगला है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं की बात करते हैं तो इसके अंदर IAS IPS जैसे कुछ अधिकारी को शामिल किया जाता है। अगला है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना या संसद का अधिकार, क्योंकि आपको पता ही जो राज्यसभा है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये अधिकार उसको विशेष पावर के तौर पर शामिल किया गया है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है उस नियुक्ति का अधिकार सीधे एकात्मक संघवाद को प्रदर्शित करता है, यूनिटरी फेडरल सिस्टम को प्रदर्शित करता दिखाता है। राज्य के विधेयक पर वीटो पावर का इस्तेमाल करना, क्योंकि आपको पता है कि यदि कोई राज्य कोई बिल लेकर के आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, मतलब कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि उस विधेयक के ऊपर, बिल के ऊपर वो अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर सकती है। तो ये कुछ इसके अंदर मेन टॉपिक में शामिल आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आता है सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में क्वेश्चन आते हैं। केंद्र राज्य संबंध, यदि हम सेंटर स्टेट की बात करते हैं तो सेंटर स्टेट के बारे में यदि कहा जाए
तो दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं वह तीन चीज़ों के आधार पर किए जाते हैं। वह है विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। इन तीन चीज़ों के आधार पर आप सेंटर और स्टेट के बीच के संबंधों को समझ सकते हैं। मतलब केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध के बीच में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है और वो है केंद्र राज्य के बीच सहयोग। तो केंद्र और राज्य के बीच किन किन मुद्दे को लेकर के सहयोग होते हैं, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सहयोग होता है वो होता है अंतरराज्यीय जल बंटवारा, या हाँ जल बंटवारा डाल सकते हैं आप लोग। जल बंटवारे को लेकर के ये समाधान कर सकता है। दूसरा जो ये करता है वह है राज्यों के बीच सामूहिक महत्व के विषय पर चर्चा करना, सामूहिक महत्व के विषय पर चर्चा या बहस करना। और ये दोनों ही देखो यहाँ पे ध्यान देना कि जो राज्यों के सामूहिक विषय पर जो चर्चा की जाती है, ये जो चर्चा की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आप डाल सकते हैं वह है जो संसद होता है, संसद वह अंतर्राज्यीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार, इसके साथ साथ वाणिज्य और अंतर संबंध, इन तीनों चीज़ों की स्वतंत्रता देता है। तो केंद्र और राज्य के बीच जो सहयोग होते हैं वो इस मुद्दे को लेकर के हो सकते हैं। पहला है अंतर्राज्यीय जल बंटवारा। कई बार आपको सुना होगा कि दो राज्यों के बीच एक नदी जाती है, तो ऐसे में प्रॉब्लम आती है कि जल का बंटवारा किन के बीच होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो ऐसे मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करती है सरकार के साथ। राज्यों के बीच सामूहिक महत्व के विषय पर चर्चा करना, बहस करना, और इसमें अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है और इसके लिए भारत के संविधान में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग। अगला हमारे पास संसद अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और अंतर संबंधों की स्वतंत्रता पर बात करता है। यदि हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो इस टॉपिक के अंदर जो केंद्र सरकार होती है वह रिकॉर्ड, न्यायिक अधिनियमों या फिर कुछ चीज़ों को, जैसे कि संसद जो होता है ये बहस करता है और प्राधिकरण, इसे कहते हैं ट्रिब्यूनल, को बनाने का काम करता है ताकि दो राज्यों के बीच में होने वाले व्यापार को आसानी से सॉल्व कर सके या हल कर सके। ऐसे मुद्दों को इसमें शामिल किया जाता है।
यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, वो है अंतर्राज्यीय विवाद। तो कौन कौन से अंतर्राज्यीय विवाद हमारे यहाँ देखने को मिलता है? तो पहला है सीमा विवाद होता है। जो आपको सीमा विवाद देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर, वह है आपका बेलगांव और कर्नाटका या महाराष्ट्र ले सकते हो आप सीधे। कर्नाटक प्लस महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र में बेलगांव को लेकर के प्रॉब्लम है, बेलगांव। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दूसरी जो समस्या आती है वो आता है जल विवाद की समस्या आती है। तो भारत में जो जल विवाद की समस्या है वह दो राज्यों के बीच में है, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में जिस पानी को लेकर विवाद है, जिस एरिया को लेकर विवाद होता है, वो है आपका नदी जल के बंटवारे को लेकर के कि पानी किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा और कितना पानी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसको लेकर यहाँ पे विवाद की समस्या बनी रहती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है और वो है अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 371A। यह किसके लिए प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 370A जो है वह कुछ राज्यों के लिए प्रावधान करता है, जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ गोवा, ऐसे राज्यों को इसमें विशेष अधिकार दिए गए हैं। मिजोरम भी है इसके अंदर। तो ऐसे राज्यों को आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। ये सभी के सभी जो हैं इन राज्यों को विशिष्ट प्रावधान किया गया है। तो ये है इसकी विशेषता को लेकर के। तो ये जो चैप्टर है इसमें यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर आपका हो जाता है पूरी तरह से ख़त्म। तो आप यदि इस टॉपिक को दोबारा से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। संविधान की जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषता होती है वह संविधान की सर्वोच्चता, 3 स्तर की सरकार, शक्ति का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान और द्विसदनीय विधायिका। और हमारे पास इसी प्रकार से एकात्मक संविधान की क्या सरकार की क्या विशेषता होती है, राष्ट्रीय स्तर की सरकार, लिखित संविधान या अलिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक स्वतंत्रता, विधायिका, ऐसे कुछ चीज़ों को इसमें बताया गया है। तो आप इसे समझ सकते हैं। यदि कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।